अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है। इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे हमने चैप्टर कर लिए हैं। बस कुछ ही चैप्टर टॉपिक रह गए हैं जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आते। जहाँ तक अभी हमने किए हैं टॉपिक, उनसे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हैं अब वो हम करेंगे। मैं आपको यहाँ डेटा और फार्मूला सोल्यूशन कर दूँगा, कैलकुलेशन आपने ख़ुद करनी है, आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँगा मैं। हम डेटा देखें ज़रा 16.3 का, जिसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड इंडक्टिव रेजिस्टेंस। करंट का मतलब है आई आर एम एस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है एक्स एल इज इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। उसने आपको एसी वोल्टेज दिया हुआ है, व्हेन एसी वोल्टेज इज 220, यानी वी आर एम एस की जो वैल्यू है हमारे पास वो 220 वोल्ट है। फ्रिक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है। पासिस थ्रू अ एन इंडक्टर, एल की वैल्यू 10 हेनरी है। सिंपल। अब आप यहाँ पे याद रखें, सोल्यूशन की हेडिंग सबसे पहले आपने देनी होती थी। यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग हम देंगे। सोल्यूशन की हेडिंग बाद एक्स एल का हमने फार्मूला पढ़ा था, ओमेगा इंटू एल इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। यहाँ पे देखें 2 और पाई की वैल्यू भी आपको पता है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू भी आपको गिवन है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप एक्स एल सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद आपने निकालना है आई आर एम एस। आई आर एम एस के लिए सिंपल फार्मूला वी आर एम एस इज़ इक्वल टू आई आर एम एस एक्स एल। ओम्स लॉ, वी इज़ इक्वल टू आई आर। अब ये केस इंडक्टर का है तो इंडक्टर्स में रेजिस्टेंस एक्स एल होती है इंस्टेंट ऑफ आर। आर की वजह एक्स एल आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हमने आई आर एम एस निकालना है तो आई आर एम एस के लिए हम करेंगे आई आर एम एस इज़ इक्वल टू वी आर एम एस ओवर एक्स एल। ये फार्मूला लगा के आप आई आर एम एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ये सारा काम आपने मुझे सेंड करना है आज ही सॉल्व करके। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल 16.4। उसका डेटा देखें कुछ इस तरह है। कह रहा है सर्किट हैज़ अ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मतलब है एल की वैल्यू आपको गिवन है 1/पाई एच हेनरी। हेनरी आपको वैल्यू गिवन है। रेजिस्टेंस आपको आर दी गई है 2000 ओहम। इसके साथ वो करे फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 15 हर्ट्ज। इसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट द रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय अ सर्किट। रिएक्टेंस का मतलब है इंडक्टर की उसने बात की तो एक्स एल हमने फाइंड आउट करना है। इम्पीडेंस का मतलब है जेड फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस सर्किट में रेजिस्टर और इंडक्टेंस दोनों लगी हुई हैं, तो उन दोनों का कंबाइन जो रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन होगी वो जेड होगा। सोल्यूशन सोल्यूशन एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। यहाँ से आप एक्स एल निकाल लें। इसके बाद जेड कैसे निकलेगा? जेड की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। एक्स एल की जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पुट करें, आर की वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पुट कर स्क्वायर लें और जेड निकाल लें। सिंपल। नेक्स्ट आपके पास जो फार्मूला है या न्यूमेरिकल है, सॉरी, जैसे 16.5 कह रहा है आप इंडक्टर प्योर इंडक्टेंस, इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है प्योर, एल इज इक्वल टू 3 पाई हेनरी सीरीज विद द रेजिस्टेंस, रजिस्टर के साथ सीरीज में लगा है, जिसका आर है 40 ओहम। फाइंड आ पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब है आई नोट आपने निकालना है। इसके बाद आपके पास है पीक वैल्यू ऑफ करंट, द आर एम एस वैल्यू आई आर एम एस आपने फाइंड आउट करना है। आई आर एम एस की बात करें द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल वोल्टेजेस, आपको कुछ दे रखा है यहाँ पे। थीटा भी आपने फाइंड आउट करना है और आपको इक्वेशन गिवन है वी इज इक्वल टू 350 साइन 100 पाई इंटू टी। ये आपके पास नोमेरिकल है। ये मैं आपको अच्छा सॉल्व कर देता हूँ, ये थोड़ा सा लेंथी है। इसमें सिंपली सबसे पहले आपने जनरल वी की इक्वेशन से कंपेयर करना है। वी इज इक्वल टू वी नोट साइन 2 पाई एफ टी होता है। ये इक्वेशन आपको नोमेरिकल में गिवन है, ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे वी के बराबर है, वी नोट के इक्वल क्या है 350 वोल्ट। वी नोट हमें गिवन है, साइन के बराबर है, पाई के टी के, और हमारे पास जो 2 एफ है बेसिकली वो 100 है, और एफ इज़ इक्वल टू 100/2 इज़ इक्वल टू 50 हर्ट्ज़ है। मेरे पास फ्रिक्वेंसी भी आ गई। यहाँ पे ये दो चीज़ें मेरे पास निकल आई। अब सिंपली मैंने क्या निकालना है, यहाँ पे देखें आई नोट, आई आर एम एस और थीटा निकालना है मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैंने निकालना है आई नोट, तो आई नोट के लिए मेरे पास इक्वेशन होनी चाहिए आई नोट इज़ इक्वल टू वी नोट ओवर जेड, और आई आर एम एस के लिए आई नोट ओवर अंडर रूट 2, और थीटा के लिए टेन इनवर्स एक्स एल ओवर आर। यानी पहले मुझे एक्स एल निकालना पड़ेगा।
एक्स एल का जनरल फार्मूला लिख लेते हैं कि एक्स एल बराबर होता है 2πf इंटू टी के बराबर होता है 2πf इंटू एल के इक्वल ये चीज़ होती है। 2 यहाँ रखें, 3.14 यहाँ रखें, फ्रिक्वेंसी आपके पास है 50 जो हमने फाइंड आउट की है ये यहाँ रखें, एल की वैल्यू उसने दे रखी थी 3π। अब आपको पता है ये 2 3.14 50 3.14 ये इससे कट जाएगा। 250 ज़ा 100 एंड 100 3 ज़ा ये आपके पास कितना आएगा देखें 300 आपके पास ओहम। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी एक्सएल। एक्सएल आपने निकाल लिया। अब आप निकालें इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की रिप्रेजेंटेशन बेसिकली आपको पता है जी से होती थी, जी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर। एक्सएल का मतलब है 300 का स्क्वायर यहाँ रखें, आर का मतलब है जो आपको 40 गिवन था ऊपर वो यहाँ रखें। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, यहाँ पेज ख़त्म। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 300 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, हमारे पास ये कुछ आता है, यहाँ पे आ जाएगा 40 इसके साथ प्लस 40 का स्क्वायर ले लें आप। 40 का स्क्वायर अगर हम लें तो आता है 1600। दोनों को प्लस कर लें, प्लस करें तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आती है जो कैलकुलेटर में आपको नज़र आ रही है। इसका मैं अंडर रूट ले लूँ डायरेक्ट। अगर मैं इसका डायरेक्ट अंडर रूट ले लूँ तो हमारे पास जी की जो वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू आएगी 302.65 ओहम। ये हमारे पास जी आ जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें आई नॉट, जो उसने पीक वैल्यू कही थी, तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर जेड। वी नॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 350 है और जेड हमारे पास निकला है 302.65। इन दोनों को अब हमने डिवाइड करना है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो 302.65, तो अब हमारे पास आंसर यहाँ पे आई नॉट का आ जाता है। आई नॉट इज इक्वल टू 1.15 एम्पियर्स। ये हमारे पास आई नॉट की वैल्यू आ गई। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 होता है 1.15 और अंडर रूट 2 का मतलब 1.4142 समथिंग होता है। इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लें। 1.15 डिवाइडेड बाय 1.4142, तो ये आंसर आ जाएगा 0.8 समथिंग। तो आई नॉट की वैल्यू है 0.81 एम्पियर्स। लास्ट थिंग इज़ थीटा। थीटा हमने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था वेक्टर वाले चैप्टर में। उसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखें एक्स एल की वैल्यू आपके पास बेसिकली क्या आई थी, यहाँ पे आप टेन इनवर्स रखें। एक्स एल आपने यहाँ पे निकाला था तो क्या आया था 300, यहाँ पे आप 300 रखेंगे। आर की वैल्यू आपको 40 गिवन थी, यानी हमने 300 को डिवाइड करना है 40 से, तो आंसर आएगा 7.5 समथिंग और उसका टेन इनवर्स लेना है। जब आप टेन इनवर्स लेंगे यहीं से 7.5, तो आंसर आ रहा है कुछ आपके पास 82.4। यहाँ पे 7.5 लिखें और आंसर आ रहा है 82.4 डिग्री। ये आपका सोल्यूशन हो गया इस न्यूमेरिकल का। ये लेंथी था, ये मैंने करा दिया, बाकी आपने करके मुझे सेंड करने हैं आज ही। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल देखें क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 16.6। बेसिकली 16.6 पे वो सिंपली कह रहा है 10 मिली हेनरी and 20 ohm coil is connected across the 240 volt and 180 over pi hertz source। इंडक्टेंस आपको डेटा एल की वैल्यू है आपके पास 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 हेनरी मिली बता रहा है। आर की वैल्यू है 20 ओहम, वी की वैल्यू 240 वोल्ट और एफ की वैल्यू है 180 ओवर पाई हर्ट्ज। एंड आपने फाइंड आउट यहाँ करना है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन का मतलब है आपने पी को फाइंड आउट यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप जो फार्मूला लगाएंगे वो सिंपली आपका क्या होगा, पहले आपने एक्स एल निकालना है सोल्यूशन में। एक्स एल इज़ इक्वल टू 2πf इंटू एल। अब बेसिकली हमने पावर निकालनी थी। पावर के लिए देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे पावर के लिए हमारे पास फार्मूला था P इज़ इक्वल टू आई आर एम एस, जो हमने पढ़ा था वी आर एम एस इंटू
कॉस ऑफ थीटा, यानी आई भी चाहिए हमें, वी भी चाहिए। आई और वी के लिए हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि वी तो उसने हमें दिया हुआ है, आई नहीं दे रखा। तो आई के लिए हम यहाँ पे एक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्स एल, जो आपकी रिएक्टेंस है इंडक्टर की। यहाँ से रिएक्टेंस की इंडक्टेंस आ जाएगी, जेड लगा के आप इम्पीडेंस निकाल लेंगे। इम्पीडेंस जब निकाल लेंगे तो फिर आपने आई इज इक्वल टू वी ओवर जेड की वैल्यू लगा के यहाँ पे आई फाइंड आउट कर लेना है, जो एम्पियर्स में आएगा। देन आपने थीटा कैसे निकालना है, टेन इनवर्स एक्स एल ओवर आर का फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस थीटा को फिर आपने पी इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस ऑफ थीटा के फॉर्मूले में पुट करके आंसर लाना है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है? लेकिन लेक्चर सुनिएगा लाजमी। एंड 16.7 है आपका, ये भी एक इजी सा ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। करंट का मतलब है डेटा, आई आर एम एस बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो। आगे कह रहा है कैपेसिटेंस सी की वैल्यू दी गई है 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 फेरेट। व्हेन द कनेक्टेड ऑफ द सोर्स आपके पास जो गिवन है यहाँ पे, वी की वैल्यू है वो 150 वोल्ट, एंड आपके पास एफ की जो वैल्यू है एट द फ्रिक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। यहाँ पे सिंपली आप सोल्यूशन एंड यू यूज द फॉर्मूला एक्स सी, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो बराबर होती थी 1 ओवर आपके पास 2 पाई एफ इंटू सी। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करें, एक्स सी निकालें। यहाँ पे जब एक्स सी निकल आएगा तो आपने सिंपली फार्मूला लगाना है वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी। ये ओहम्स लॉ है, वी इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो एक्स सी है आपको पता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है, जो एज अ ओपोजिशन या रेजिस्टेंस का काम करती थी। तो आई आर एम एस कैसे निकलेगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर एक्स सी। ये वैल्यू पुट करके आप यहाँ से आई फाइंड आउट कर लें। इतने न्यूमेरिकल काफ़ी हैं, साथ जो 3 बच्चे हैं वो मैंने आपको बाद में करा देने हैं। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट देखें, इसमें यहीं पे ही कर लेते हैं मेरे ख्याल में, दूसरी साइड जाने के बजाय। शॉर्ट क्वेश्चंस का काम आपको दे रहा हूँ, ये आपने करके भेजना है, इसे भी सुन लें। शॉर्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले 6 हैं आपके, फर्स्ट 6 जो आपके शॉर्ट सिलेबस में है और वहीं आपने सॉल्व करने हैं। इसमें बेसिकली आपको जो फर्स्ट है 16.1, a sinusoidal current has the RMS effective value of 10 amperes. What is the maximum और पीक वैल्यू? आपने मैक्सिमम और पीक वैल्यू बतानी है। अगर आपके पास उसने यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर्स, ये आई आर एम एस गिवन है, आपने पीक वैल्यू आई नॉट बतानी है। तो सिंपल फार्मूला हमने पढ़ा था कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। अभी अंडर रूट 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ सिंपली आई आर एम एस की वैल्यू पुट करें 10 अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 2 को फाइंड आउट करें, मतलब 1.412 आएगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, आई नॉट आ जाएगा आपका। एक ये काम। 16.2 पे आ जाए, नेम द डिवाइस वेट that will permit flow of the direct current but oppose the flow of the alternative current। पहले पार्ट में कह रहा है ऐसी डिवाइस बताएं जो डायरेक्ट करंट को अपोज करती है। आप लिख लें स्टॉप टू डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को कौन सी डिवाइस आपकी रोकती थी, आपको याद हो? जो डायरेक्ट करंट को रोकती थी लेकिन अल्टरनेटिव करंट को क्या करती थी, परमिट करती थी। आपने कैपेसिटर पढ़े थे, कैपेसिटर में हमने देखा था कि डायरेक्ट करंट अगर हम गुजारते हैं तो कैपेसिटर की चार्ज जब फुल हो जाती है प्लेट, तो फिर डायरेक्ट करंट को फर्दर नहीं गुजरने देती। तो कैपेसिटर होगा वो डायरेक्ट करंट को स्टॉप करेगा और अल्टरनेटिव करंट को परमिट करेगा। इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिख के भेजना है। सेकंड चीज़ उसने यहाँ पे पूछी है, फिर एक ऐसी डिवाइस बताएं जो आपकी परमिट करे डायरेक्ट करंट को और रोके अल्टरनेटिव करंट को। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आप कहेंगे इंडक्टर। इंडक्टर बेसिकली आपका, जो आपने इस तरह देखा था, इंडक्टर आपका अल्टरनेटिव करंट को स्टॉप करेगा। अल्टरनेटिव करंट को इंडक्टर रोकेगा और डायरेक्ट करंट को परमिट करेगा। इसको भी आपने अपनी वर्डिंग में लिख के भेजना है। इसके अलावा आगे कह रहा है
5 वाला, 3 और 4 मैं आपको करवा दूंगा, आप 5 करके भेज दें। 5 में वो कह रहा है 16.5 में कह रहा है हाउ डज द डबलिंग द फ्रिक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टेंस एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कह रहा है अगर हम फ्रिक्वेंसी डबल कर दें तो ए पार्ट में कह रहा है कैपेसिटर, बी पार्ट में कह रहा है इंडक्टर, इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कैपेसिटर के लिए आपने फार्मूला पढ़ रखा है, एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली रिलेशन में होती थी। अगर यहाँ पे आप एक मिनट, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ, ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी आप डबल करेंगे ये इंक्रीज़ करेगी तो ये आपको पता है डिक्रीज़ कर जाएगी, इसका आंसर हाफ आएगा। ये आपकी जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है वो हाफ हो जाएगी अगर फ्रिक्वेंसी आप डबल करें, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली रिलेशन में, लेकिन आपने अपनी वर्डिंग में लिख के भेजना है। बी पार्ट एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट रिलेशन में, अगर फ्रिक्वेंसी डबल होगी तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर भी डबल हो जाएगी। ये सिंपल सा है। नेक्स्ट आ जाए 16.6 पे। आर एल सर्किट विद द करंट लीड और लैड द वोल्टेज, मेक अ डायग्राम वेक्टर डायग्राम। कह रहा है आर एल सर्किट, सीरीज सर्किट में आपका जो करंट होता था वो लीड करता था या लैग करता था। आपको ये मैंने पढ़ा रखा है आर एल और आर सी सीरीज सर्किट में, वहाँ से देख के आपने एक तो ये बात बतानी है कि करंट लीड करेगा या लैग करेगा, या वोल्टेज लीड करेगा या लैग करेगा, कौन सी क्वांटिटी लीड करती थी एसी की, कौन सी लैग करती थी। दूसरा आपने डायग्राम वेक्टर की बनानी है, वहीं से देख लीजिएगा, और फार्मूला फेज एंगल का लिख के भेजना है। तो ये आज आपका लेक्चर है, ऑप्सो आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछ लेनी है, और ये काम आपने आज के ही दिन में मुझे करके भेज देना है। अल्लाह हाफ़िज़।